नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेटोरिक पर। अक्सर रेटोरिक को रेटोरिक्स लिखा जाता है। जैसे पोइटिक्स है, फिजिक्स है, वैसे ही रेटोरिक्स लिखा जाता है इसको। तो रेटोरिक्स है क्या? आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने की कला, यानी कि भाषण की कला। आप देखते होंगे कि हर कोई अच्छा नहीं बोल पाता। विचार सबके पास होते हैं, शब्द सबके पास होते हैं, भाषा सबके पास होती है, लेकिन उस भाषा को अभिव्यक्त करने की जो कला है वो सबके पास नहीं होती। तो रेटोरिक्स हमको यही सिखाती है कि अपने शब्दों को, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से कैसे अभिव्यक्त किया जाए। तो एन आर्ट ऑफ परसुएशन, रेटोरिक क्या है? एक कला है ऑफ परसुएशन। परसुएड होता है किसी को विश्वास में लेना, तो किसी को विश्वास में लेने की ये कला है। रेटोरिक इज द आर्ट, रेटोरिक एक कला है ऑफ यूजिंग वर्ड्स, शब्दों को प्रयोग करने की, इम्प्रेसिवली यानी प्रभावी ढंग से, इन स्पीकिंग बोलने में, और राइटिंग या फिर लिखने में। इट इज़ द आर्ट, ये कला है, ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग, परसुएसिव माने विश्वसनीय तरीके से, स्पीकिंग बोलने की, और राइटिंग या फिर लिखने की, बाय वे ऑफ यूजिंग यानी कि प्रयोग करके, इन्फ्लेटेड और एग्जेजरेटेड लैंग्वेज। इन्फ्लेटेड यानी अतिशयोक्तिपूर्ण, एग्जेजरेटेड माने बढ़ा चढ़ा कर कही गई, दोनों का मतलब एक ही है। लैंग्वेज भाषा। इन ऑर्डर टू इम्प्रेस यानी प्रभावित करने के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, इम्प्रेस प्रभावित करने के लिए अदर्स दूसरों को। इट इज़ द आर्ट, ये कला है, ऑफ अ लिटरेरी एक्सप्रेशन, एक साहित्यिक अभिव्यक्ति की, और इलोक्वेंस या फिर प्रभावी ढंग से बोलने की, इन ऑर्डर टू परसुएड यानी विश्वास में लेने के लिए अदर्स दूसरों को। इन इट इज़ एन एंशियंट आर्ट, ये एक प्राचीन कला है, ऑफ डिस्कोर्स यानी संवाद की, बातचीत की, फॉर परसुएशन विश्वास में लेने के लिए, बाय वे ऑफ इफेक्टिव यूज़ यानी प्रभावी ढंग से प्रयोग करके, ऑफ ग्रामर व्याकरण को, एंड लॉजिक और तर्क को। एरिस्टोटल डिफाइंस रेटोरिक, अरिस्टोटल परिभाषित करता है रेटोरिक को एज द फैकल्टी, फैकल्टी होती है क्षमता, एक क्षमता के रूप में, एक कैपेसिटी के रूप में, ऑफ ऑब्जर्विंग माने अवलोकन करने की, द अवेलेबल माने कि जो उपलब्ध हैं, मीन्स संसाधन, ऑफ परसुएशन माने विश्वास में लेने के, बाय वे ऑफ मास्टरी यानी एक मास्टरी को हिंदी में या उर्दू में महारत बोलते हैं, यानी एक महारत हासिल करके, ओवर द साइंस विज्ञान में, ऑफ लॉजिक तर्क के, एंड लैंग्वेज और भाषा के। तो तर्क विज्ञान और भाषा विज्ञान में महारत हासिल करके आप जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो रेटोरिक्स है। द एंशियंट फिलोसोफर्स, प्राचीन दार्शनिक, रिगार्डेड मानते थे, रेटोरिक यानी इस भाषण कला को, एज अ सिविक आर्ट, एक नागरिक कला, विच हैज़ द पावर जिसमें ताकत है, टू शेप ढालने की, कम्युनिटीज़ समूहों को, फॉर्म बनाने की, द कैरेक्टर चरित्र को, ऑफ सिटीजन्स नागरिकों का, एंड ग्रेटली अफेक्ट और बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की, सिविल लाइफ नागरिक जीवन को। तो ये जो कला है रेटोरिक्स, इसमें ताकत है लोगों को प्रभावित करने की, उनके चरित्र को ढालने की। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं और लोगों को बहुत जल्दी अपने विश्वास में ले लेते हैं, लोग उनको सुनकर उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। कुछ धार्मिक पर्सनैलिटी आपने देखी होंगी, कुछ साधु संत लोग, उनके हजारों शिष्य बन जाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। ओशो के बहुत सारे शिष्य थे और अभी भी हैं बहुत सारे उनमें ख़राब भी होते हैं, कुछ साधु संत नाम के होते हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं लेकिन अंदर से उनका चरित्र बड़ा, कुछ लोगों का बड़ा ख़राब है, कुछ जेल भी गए हैं।
तो अभी इस प्रकार का जो बुराई है ना इसकी रेटोरिक्स की, वो अभी जब हम प्लेटो की बात करेंगे तो प्लेटो बताएगा आपको कि इसमें क्या बुराई है। अभी तो इसकी अच्छाइयाँ ही देखते हैं। 10 इस प्रकार रेटोरिक यानी भाषण कला का उद्देश्य होता है टू स्टडी अध्ययन करना, द टेक्निक्स तकनीकों का, स्पीकर्स और राइटर्स जिसको के वक्ता या लेखक यूज़ प्रयोग करते हैं, टू इन्फॉर्म सूचना देने के लिए, परसुएड विश्वास में लेने के लिए, और मोटिवेट या प्रेरित करने के लिए पर्टिकुलर ऑडियंस खास श्रोताओं को, इन स्पेसिफिक सिचुएशंस खास परिस्थितियों में। इन एंशियंट ग्रीस प्राचीन यूनान में, इन द अर्ली 5th सेंचुरी यानी प्रारंभिक 5वीं शताब्दी में, द डेमोक्रेट्स यानी जो प्रजातंत्रवादी थे, उन्होंने रचना की अ स्ट्रेटेजी एक रणनीति बनाई फॉर इफेक्टिव टॉकिंग प्रभावी रूप से बात करने की, टू अदर पीपल दूसरे लोगों से, इन ज्यूरी क्या होता है, जो जज होते हैं उनका समूह होता है, तो जजों के समूह से, फोरम्स मंचों में, एंड द सीनेट और जो सीनेट होती है यानी कि आप पार्लियामेंट कह सकते हैं, संसद में बोलने की, स्ट्रेटेजी बनाने की, रणनीति बनाने की ये कला उन्होंने खोजी। सिंस द एंशियंट ग्रीक्स, सिंस माने क्योंकि, द एंशियंट ग्रीक्स प्राचीन यूनानी लोग हाईली बहुत ज़्यादा वैल्यूड महत्व देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे, द पब्लिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पब्लिक माने जनता के, पॉलिटिकल राजनीतिक, पार्टिसिपेशन मीन्स सहयोग में या आप कहिए कि सहभागिता में, यानी जनता राजनीति में भाग ले, सहभागिता करे। यही नहीं है कि केवल राजा या मंत्री उन्होंने कानून बना दिए और वही अपने हिसाब से सरकार चलाएं। तो वो जो यूनानी लोग थे वो जनता की सहभागिता चाहते थे, जनता भी भाग ले। तो उस वक्त रेटोरिक यानी जो भाषण कला है एमर्ज माने निकल कर सामने आना, सामने निकल कर आई एज अ क्रूशियल टूल। क्रूशियल माने बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टूल, तकनीक के रूप में, यंत्र के रूप में, टू इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए, पॉलिटिक्स राजनीति को, कंसीक्वेंटली माने परिणाम स्वरूप। रेटोरिक रिमेन्स भाषण कला बनी हुई है, एसोसिएटेड माने संबंधित, विद पॉलिटिकल ऑरिजिन्स राजनीतिक स्रोतों से, यानी ओरिजिन यानी जन्म होता है जहाँ से, तो जो भाषण कला है उसका जन्म कहाँ से हुआ है, राजनीति से हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, एन आर्ट ऑफ फ्लैटरी। मैंने अभी आपको कहा था ना कि इसमें कुछ बुराइयां हैं रेटोरिक्स की, कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। तो इसको प्लेटो ने माना है एन आर्ट ऑफ फ्लैटरी। अब जैसे अभी ऊपर बात हुई कि जब राजनीति में या फिर प्रजातंत्र में लोगों का आह्वान किया गया, उनको प्रेरित किया गया कि वो भी राजनीति में भाग लें, तो उस वक्त रेटोरिक्स का प्रयोग किया गया, भाषण देकर उनको समझाया गया, उनको विश्वास में लिया गया। लेकिन प्लेटो का मानना है कि जो आम जनता होती है, जो सामान्य लोग हैं, वो तो भेड़ बकरियों की तरह हैं, उनको आप जैसा बोल देंगे, जैसे विश्वास में ले लेंगे, वो उधर ही चल देंगे। इसी का फ़ायदा तो कुछ नेता लोग उठाते हैं, कुछ धार्मिक लोग भी उठाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। इतना अच्छा भाषण देंगे कुछ धार्मिक लोग और कहेंगे कि सारा जो आपकी धन दौलत है वो व्यर्थ है, और खुद ले लेंगे उनसे, चढ़ाओ यहाँ, चढ़ाओ वहाँ, लाखों का दान लेते हैं, लाखों का चढ़ावा चढ़वाते हैं। तो उन लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, आम जनता की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। किसके द्वारा? रेटोरिक्स के द्वारा, यानी भाषण कला उनके पास होती है, इस कला के द्वारा वो उन लोगों का लाभ उठाते हैं। तो ये देखिए, एन आर्ट ऑफ फ्लैटरी यानी चापलूसी की एक कला है। प्लेटो डेफाइंस, प्लेटो परिभाषित करता है रेटोरिक्स भाषण कला को एज द परसुएशन यानी विश्वास में लेने के रूप में, ऑफ इग्नोरेंट मासेस। इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी, मासेस जो भीड़ है, जो आम जनता है, तो जो अज्ञानी लोग हैं उनको विश्वास में लेने की कला मानता है प्लेटो। विद इन द कोर्ट्स एंड असेंबलीज,
यानी दरबारों में और सभाओं में। इन प्लेटोज ओपिनियन, प्लेटो की राय में रेटोरिक इज यानी ये भाषण कला है मियरली केवल अ फॉर्म माने एक रूप ऑफ फ्लैटरी चापलूसी का। इट फंक्शंस ये कार्य करता है सिमिलर टू कुकरी यानी उसी तरीके से जैसे कि कुकरी यानी जो पाक कला है, जो किचन की आर्ट है वो काम करती है। विच मास्क्स जो कि छिपा देती है द अनहेल्दी फूड अस्वास्थ्यकर भोजन को यानी ख़राब खाने को, बाय मास्किंग इट यानी इसको सजाकर, टेस्टफुल यानी उसको स्वादिष्ट बनाकर। अगर आप देखें जो बड़े बड़े होटल हैं उनके लोग, उनमें काम करने वाले लोग अक्सर शाम को मंडी जाते हैं जब सारी मंडी का अच्छा सब्जियां बिक चुकी होती हैं। किसी का, अगर मेरे किसी श्रोता का बड़ा होटल चल रहा हो तो वो बुरा ना माने इस बात का, क्योंकि हमने गवाह रहे हैं, हमने खुद देखा है कि जब अच्छी सब्जियां सारी बिक चुकी होती हैं तो जितनी बची हुई बेकार सब्जी होती है उसको ये ख़रीद ले जाते हैं और फिर उसको इतने मसाले वगैरह मिलाकर इतना टेस्टी बना देते हैं कि हम उन सारी सब्जियों को, जो कि बची खुची सब्जियां होती हैं, बड़े स्वाद से हम लोग खाते हैं। तो ये है बाय मेकिंग इट टेस्टफुल, तो अनहेल्दी फूड को वो टेस्टफुल बना देते हैं। वैसे ही ये जो भाषण कला है ये बुरी चीज़ों को भी हम ऐसा प्रस्तुत करती है कि हमें वो अच्छी लगती हैं। दस इस प्रकार प्लेटो कंसिडर्ड, प्लेटो मानता था एनी स्पीच किसी भी भाषण को ऑफ लेंथी प्रोज लंबी गद्य का, एम्ड जिसका के उद्देश्य हो, एट फ्लैटरी चापलूसी, एज विद इन द स्कोप कि वो स्कोप में आता है, सीमा क्षेत्र में आता है, ऑफ रेटोरिक यानी कि भाषण कला के। अगला हेडिंग देखिए, एन आर्ट ऑफ पब्लिक, एक जनता की कला। रेटोरिक प्रोवाइड्स भाषण कला उपलब्ध कराती है अ बेसिस एक आधार, फॉर अंडरस्टैंडिंग समझने का, डिस्कवरिंग पता लगाने का, एंड डेवलपिंग और विकसित करने का, आर्ग्यूमेंट्स तर्क, फॉर पर्टिकुलर सिचुएशंस खास परिस्थितियों के लिए, बाय मेकिंग बनाकर, 3 परसुएसिव 3 विश्वास में लेने वाली, अपील्स यानी अपील जो हमको प्रभावित करती है, प्रभाव, टू एन ऑडियंस एक श्रोता के लिए। और वो 3 चीज़ें क्या हैं, लोगोस, पैथोस एंड इथोस। ये लोगोस, इथोस और पैथोस, इनको आप अलग से हेडिंग डाल के लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा अलग से लोगोस, और फिर उसमें बताइएगा कि इट अपील्स टू द रीजन, ये रीजन यानी कि लॉजिक जो हमारा माइंड होता है, हमारा ब्रेन होता है, इंटेलेक्ट होता है, तो उसको अपील करता है ये। इट इज़ टेक्स्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ये टेक्स्ट होता है, जो भी लिखा हुआ है वो टेक्स्ट कहलाता है, ऑफ द आर्ग्यूमेंट तर्क का, एज वेल एज और साथ ही हाउ वेल कितने अच्छे तरीके से, और राइटर हैज़ आर्ग्यूड एक लेखक ने तर्क किया है या तर्क प्रस्तुत किया है, हिज हर पॉइंट जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका कहने का केंद्र है, जो उसकी मुख्य बात है, अपना जो दृष्टिकोण है वो किस तरीके से उसने व्यक्त किया है। तो ये आप लोगोस हेडिंग डालकर उसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला हेडिंग डाल लीजिएगा इथोस, और फिर उसमें लिख दीजिएगा इट अपील्स टू द राइटर्स कैरेक्टर, यानी ये जो लेखक का चरित्र है उसको अपील करता है इथोस। इथोस कैन ऑल्सो बी थॉट, इथोस को माना जा सकता है एज द रोल ऑफ द राइटर, यानी लेखक की जो भूमिका है इन द आर्ग्यूमेंट तर्क में, एंड हाउ क्रेडिबल और कितना विश्वसनीय हिज हर आर्ग्यूमेंट इज, हिज हर यानी कि लेखक है या वक्ता है वो फीमेल भी हो सकता है, तो उसका जो तर्क है वो कितना विश्वसनीय है, क्योंकि भाषा वही रहती है, शब्द वही रहते हैं, लेकिन लिखने वाले का या बोलने वाले का जो रोल है ना, उसका जो कैरेक्टर है उस वही तो मुख्य भूमिका निभाता है। वरना शब्द कोश तो एक जैसा ही है, शब्द एक जैसे हैं, भाषा एक जैसी है, लेकिन जो बोलने वाले की कला है, जो राइटर का या जो ऑरेटर है, जो स्पीकर है, उसका कैरेक्टर यहाँ पर जो रोल प्ले करता है वो इथोस कहलाता है। फिर है पैथोस, इट अपील्स टू द इमोशन एंड सिंपैथेटिक इमेजिनेशन,
तो ये अपील करता है इमोशन को यानी भावनाओं को, और सिंपैथेटिक यानी कि सहानुभूति से भरी हुई इमेजिनेशन कल्पना को, एज वेल एज साथ ही टू बिलीव्स विश्वासों को, एंड वैल्यूज़ और मूल्यों को। पैथोस कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ, पैथोस को माना जा सकता है एज द रोल ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस यानी जो श्रोता हैं या जो पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, उनका रोल, उनकी भूमिका इन द आर्ग्यूमेंट, तर्क में। तो आप कैसे प्रभावित होते हैं किसी के भाषण से, किसी के लेखन से, वो पैथोस कहलाता है। आपके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हुई पढ़ने के बाद किसी नाटक को, किसी नॉवल को, किसी कहानी को, या फिर किसी वक्ता के भाषण को सुनने के बाद आपके अंदर क्या भावनाएं पैदा हुई, आपका क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुई, वो फिर पैथोस कहलाएगा। और ये रेटोरिकल ट्रायंगल है जिसमें देखिए चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। लोगोस रीज़न या टेक्स्ट उसको बोलेंगे, इथोस उसको क्रेडिबिलिटी या फिर राइटर बोलेंगे, और पैथोस उसको वैल्यूज़, बिलीफ्स और ऑडियंस। तो तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। अगर लॉजिक नहीं है तो राइटर क्या करेगा, टेक्स्ट ही नहीं है, कुछ भाषा ही नहीं है, कुछ मैटर ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर नहीं है, तो राइटर या इथोस कुछ कर ही नहीं सकता बिना भाषा के, बिना शब्दों के, बिना टेक्स्ट के। तो ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, यानी पैथोस कहाँ उत्पन्न होगा अगर ऑडियंस नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें ही आपस में इस तरीके से एक ट्रायंगुलर फॉर्म में जुड़ी हुई हैं। तो वो थोड़ा सा मैटर मैंने एक दूसरी बुक से ले लिया था, क्योंकि वहाँ जो दिया हुआ था जिस तरीके से, वो मुझे अच्छा लगा और मैंने आपके लिए उसको इंक्लूड कर दिया। आप मतलब जहाँ पर मैंने आपको वो मैटर दिखाया था वहाँ थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उस ट्रायंगल को अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा जो वहाँ मैंने बताया था। बीच बीच में आप नोट करते जाइएगा, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वीडियो पॉज करके उनके बीच में नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। ये लोगोस, पैथोस, ईथोस, इनको तो ज़रूर वहाँ पर वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, और किस तरीके से आपको हेडिंग बना के उनके बारे में लिखना है और फिर किस तरीके से ट्रायंगल बनाना है वो अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। एक बार जब आप अपने हाथ से लिख लेते हैं ना चीज़ों को, तो वो अच्छे से याद हो जाती हैं, आपके माइंड में प्रिंट हो जाती हैं। तो अपने हाथ से लिखना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी सुनिए और साथ में अपने हाथ से भी थोड़ी मेहनत कीजिए, ठीक है। तो हमने इस बुक में यहाँ तक छोड़ा था, बीच में वो बुक का मैटर हमने ले लिया था कि ये जो काम करता है रेटोरिक, वो 3 पॉइंट्स पर, लोगोस, पैथोस और इथोस, ठीक है। एवर सिंस इट हैज़ बीन यूज्ड, एवर सिंस यानी जब से, इट हैज़ बीन यूज्ड इसको प्रयोग किया गया है एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण होता है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना, कम्युनिकेट हो रही है, तो ये संप्रेषण कहलाता है हिंदी में। तो इसको एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की एक फॉर्म के रूप में, एक रूप के में इसको प्रयोग किया गया है बिटवीन पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। फ्रॉम द एंशियंट ग्रीस, प्राचीन यूनान से, टू द लेट 19th सेंचुरी, यानी जो 19वीं शताब्दी है उसके उत्तरार्ध तक, उत्तरार्ध कहलाता है बाद वाला भाग, और पहले एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो जो पहले वाला आधा भाग होता है उसको पूर्वार्ध बोलते हैं, और जो बाद वाला आधा भाग होता है उसको उत्तरार्ध बोलते हैं। आप एमए करते हैं तो एमए प्रीवियस, एमए फाइनल होता है, तो एमए प्रीवियस को एमए पूर्वार्ध बोलते हैं और बाद वाले को उत्तरार्ध बोलते हैं। तो टू द लेट 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, रेटोरिक प्लेड, रेटोरिक ने निभाई अ सेंट्रल रोल, एक केंद्रीय भूमिका, इन वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा में, इन ट्रेनिंग, प्रशिक्षित करने में, ऑरेटर्स, वक्ताओं को, लॉयर्स, वकीलों को, काउंसिलर्स, सभासदों को, हिस्टोरियंस, इतिहासकारों को, स्टेट्समैन यानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको, राजनीतिकारों को, एंड पोइट्स और कवियों को। दस इस प्रकार रेटोरिक इज यानी भाषण कला है, नॉट ओनली, न केवल अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, एक राजनीतिक संवाद, बट बल्कि इट ऑल्सो कवर्स, ये अपने आप में समेटता है, एवरी आस्पेक्ट, हर पहलू को, ऑफ कल्चर, संस्कृति के। इन एंशियंट ग्रीस, प्राचीन यूनान में, रेटोरिक वॉज यूज्ड, रेटोरिक को यानी भाषण कला को प्रयोग किया जाता था, टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन,
जनता की राय को। तो ये एंशियंट ग्रीस ही क्यों, आज क्या प्रभावित किया नहीं जानता जनता को। आप देखिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा बोलने वाले कई सारे नेता हैं। अभी मैं नाम ले दूंगी तो फिर थोड़ा सा नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ बहुत अच्छा बोलते हैं, जैसे शशि थरूर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ओवैसी से हम लोग काफ़ी लोग नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल बुराइयां जो भी हों या अच्छाइयां हों, जिसको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन बोलते बहुत अच्छा हैं। मोदी जी से चाहे कोई सहमत हो ना सहमत हो, वो किसी को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन बोलते बहुत अच्छा हैं। तो कुछ लोग बहुत अच्छे बोलने वाले हैं और पब्लिक ओपिनियन को वो प्रभावित करते हैं। जब वो उनकी कहीं सभा होती है तो वहाँ लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रभावित करना जानते हैं लोगों को अपनी भाषा से, अपनी वाणी से। तो ये जो एंशियंट ग्रीस का दिया है, यहाँ पर आप आधुनिक भारत का या आधुनिक दुनिया का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बराक ओबामा को अगर आपने कभी सुना हो, बहुत अच्छा बोलते थे बराक ओबामा, इसीलिए तो लगातार वो रहे राष्ट्रपति अमेरिका के। जो बहुत अच्छे वक्ता हैं वो बार बार चुने जाते हैं। तो इसको आप मॉडर्न जो वर्ल्ड है उससे भी एग्जाम्पल यहाँ दे दीजिएगा आप। देन उस वक्त, यानी एंशियंट ग्रीस की बात हो रही है, देन माने उस वक्त, अ रेटोर, रेटोर माने एक अच्छा बोलने वाला, एक वक्ता, वॉज था, एक सिटीजन नागरिक, हु हैड सम नॉलेज जिसको कुछ ज्ञान होता था, ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यानी जनता के सामने बोलने का, एंड हु रेगुलरली एड्रेस्ड और जो नियमित रूप से उद्बोधित करता था, संबोधित करता था, ज्यूरीज जजों की सभाओं को, एंड पॉलिटिकल असेंबलीज और राजनीतिक सभाओं को। दस इस प्रकार पब्लिक स्पीकिंग, या थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है पब्लिक स्पीकिंग की, यानी जो भाषण कला है, वॉज ट्रीटेड उसको माना जाता था एज अ मीन्स एक संसाधन के रूप में, ऑफ ह्यूमन इम्प्रूवमेंट मानवता को सुधारने का। कैनन्स ऑफ रेटोरिक, कैनन्स सिद्धांत होते हैं, तो भाषण कला के सिद्धांत। देयर आर 5 कैनन्स, 5 सिद्धांत हैं ऑफ रेटोरिक भाषण कला के, विच सर्व जो के काम आते हैं, एज अ गाइड एक पथ प्रदर्शक के रूप में, टू क्रिएटिंग बनाने में, परसुएसिव मैसेजेस विश्वसनीय संदेश, एंड आर्ग्यूमेंट्स और तर्क। दीज आर, और ये जो सिद्धांत हैं वो हैं इन्वेंशन, अरेंजमेंट, स्टाइल, मेमोरी और डिलीवरी। तो इनको अलग अलग हेडिंग, जैसे मैंने आपको 3 हेडिंग वहाँ पर बताए थे ना, वो लोगोस, पैथोस, ईथोस के, वैसे ही यहाँ पर ये फिर हेडिंग है, इनको डाल लीजिएगा। इन्वेंशन, इन्वेंशन वैसे तो आविष्कार ही है, यानी हम जब कुछ बोलते हैं तो विचार अपने अंदर से पैदा करते हैं ना। तो इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, इट इज़ द प्रोसेस, ये प्रक्रिया है, ऑफ डिस्कवरिंग पता लगाने की, एंड डेवलपिंग और विकसित करने की, आर्ग्यूमेंट्स तर्क को। तो ये इन्वेंशन हुआ। फिर अरेंजमेंट है, यानी जो हमारे तर्क हैं या जो हमारे विचार हैं उनको व्यवस्थित भी तो करना होगा ना। ऐसे ही हमारे दिमाग में तो कितने सारे आइडियाज़ आते हैं, कितने सारे थॉट्स आते हैं, उन सबको तो हम नहीं बोलते, तो हमको क्या होता है, अरेंजमेंट करना होता है। तो इट इज़ द वे, ये तरीका है, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्यवस्थित करने का, थॉट्स विचारों का, एंड आर्ग्यूमेंट्स और तर्कों का, इन एन इफेक्टिव वे एक प्रभावी तरीके से। उसके बाद है स्टाइल, यानी कि शैली। इट इज़ द वे, ये तरीका है, टू डिटरमिन निश्चित करने का, हाउ किस प्रकार, टू प्रेजेंट प्रस्तुत किया जाए, द आर्ग्यूमेंट तर्क को, इन एन इफेक्टिव वे एक प्रभावशाली तरीके से। तो अरेंजमेंट में क्या हुआ, हमने छांटा कि हमें क्या क्या बोलना है। बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं, सारे नहीं बोलने होते, उसमें से हमको चूज़ करने होते हैं, छांटने होते हैं, अरेंज करने होते हैं, कौन सा पहले बोलना है, कौन सा बाद में बोलना है। और स्टाइल में क्या है, कैसे बोलना है ना। तो एक शैली होती है, हमेशा हम ना गुस्से से बोल सकते हैं, हमेशा ना हम प्यार से बोल सकते हैं, तो वो स्टाइल कहलाता है, शैली कहलाती है। देन नेक्स्ट हेडिंग, मेमोरी। इट इज़ द प्रोसेस, तो ये प्रक्रिया है, ऑफ लर्निंग याद करने की, एंड मेमोराइजिंग और स्मृति में रखने की, द स्पीच भाषण को, एंड परसुएसिव मैसेज और विश्वसनीय संदेशों को। और इसके बाद है डिलीवरी। डिलीवरी यानी उद्बोधन आपने दिया, वो डिलीवरी कहलाता है।
डायलॉग डिलीवरी यानी कैसे आपने उद्बोधित किया। इट इज़ द वे, ये तरीका है, ऑफ प्रेजेंटिंग, प्रस्तुत करने का, द पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट्स, विश्वसनीय तर्कों को, विद जेस्चर्स, हाव भाव के द्वारा। तो अब यहाँ जैसे क्लास में हम आमने सामने होते हैं तो आप देखते हैं कि हाव भाव होते हैं, जब मैं बोल रही होती हूँ तो मेरे हाथ भी चल रहे होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। अभी यहाँ तो वीडियो में तो वो दिखाना संभव नहीं होता, देख नहीं पाते आप लोग, लेकिन जब कोई आपके सामने बोल रहा होता है स्पीकर तो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, हाव भाव होते हैं, वो भी मैटर करते हैं, वो भी काउंट करते हैं। प्रोनाउंसिएशन, और ये जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो उच्चारण है, ये बहुत मायने रखता है। जब कोई गलत उच्चारण करता है शब्दों का तो एकदम से सुनने में बुरा लगता है ना, तो आपको प्रोनाउंसिएशन बहुत मजबूत करना है, बहुत अच्छा करना है। फिर टोन, लहजा, बोलने का लहजा होता है, ये प्रभावित करता है सुनने वालों को। और पेस, आपकी गति, यानी कभी आप बहुत धीमे बोलते हैं, कभी बहुत फास्ट बोलते हैं, तो आपको पेस पर ध्यान देना है। मेरा कभी कभी पेस बहुत स्लो हो जाता है, बच्चों को लगता है, बच्चे बोलने भी लगते हैं मैम बहुत स्लो चल रहा है, आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो पेस मेरा बदलता रहता है। तो भाषण देने वाले का, बोलने वाले का पेस, जो गति है, जो स्पीड है, वो भी चेंज होती रहती है, तो वो भी मैटर करती है सुनने वालों को। फिर अगला हेडिंग देखिए, द यूजेस ऑफ रेटोरिक, भाषण कला के प्रयोग। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अनुसार द आर्ट ऑफ परसुएशन, यानी विश्वास में लेने की कला, कुड बी यूज्ड, प्रयोग की जा सकती है, इन पब्लिक सेटिंग्स, यानी जो आम जनता के सेटिंग्स आप कह सकते हैं, जो समाज है उसके जो संगठन हैं उनको प्रभावित करने के लिए, इन 3 डिफरेंट वेज, 3 अलग अलग तरीकों से, पॉलिटिकल, फॉरेंसिक और सेरेमोनियल। तो पॉलिटिकल तो राजनीतिक होता है, फॉरेंसिक कानूनी होता है, और सेरेमोनियल वो औपचारिक होता है। अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मेंबर एक सदस्य, ऑफ द असेंबली सभा का, यूजेस प्रयोग करता है, इट इसको यानी कि रेटोरिक्स को, फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। अ ज्यूरीमैन एक न्यायाधीश, यूजेस इट इसका प्रयोग करता है, इन द कोर्ट अदालत में, ऑफ लॉ कानून की अदालत में, फॉर फॉरेंसिक एविडेंस यानी कानूनी एविडेंस के लिए, प्रमाण के लिए। अ पब्लिक स्पीकर एक वक्ता, यूजेस इट इसका प्रयोग करता है, फॉर सेरेमोनियल यानी औपचारिक पर्पसेस उद्देश्यों के लिए, ऑन सम सेरेमोनियल अकेजन्स कुछ औपचारिक अवसरों पर। हेंस अतः अरिस्टोटल व्यूड, अरिस्तु मानता था, रेटोरिक यानी भाषण कला को, एज अ सिविक आर्ट एक नागरिक कला के रूप में। फिर है नेक्स्ट हेडिंग, रेटोरिक इन इंडिया। तो कुछ भारत के लोगों के भी नाम ले लिए जाएं। इन इंडिया, भारत में, इट वॉज, ये अक्षपाद गौतम के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम यूरोपियंस के बारे में तो जानते हैं, यूरोपीय सभ्यता संस्कृति के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। तो अक्षपाद गौतम, इन्होंने न्याय सूत्र लिखा है, और न्याय सूत्र में उन्होंने ये कहा है कि जो सारा ज्ञान है वो इंट्रिंसिकली वैलिड नहीं है, और ज़्यादातर जो ज्ञान है वो तब तक वैलिड नहीं होता जब तक कि उसको प्रूव न किया जाए, यानी सत्य सिद्ध न किया जाए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, लेकिन सत्य एग्जिस्ट तो करता है, सत्य का अपना अस्तित्व तो होता है, चाहे हम इंसान उस सत्य को जान पाएं या न जान पाएं। हम लोग क्या करते हैं, जब जो चीज़ हमारे सामने नहीं है तो वो है भी नहीं, जो हमको दिख रहा है वो तो सत्य है, और जो नहीं दिख रहा है वो सत्य नहीं है। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा है कि सत्य तो एग्जिस्ट करता है, सत्य का अपना अस्तित्व है, चाहे वो हमको दिखाई दे, हम जाने या ना जाने। तो ये उनका न्याय सूत्र है जिसमें उन्होंने कहा है। खैर, इन इंडिया इट वॉज अक्षपाद गौतम हु लेड डाउन द प्रिंसिपल्स, यानी अक्षपाद गौतम ऋषि थे जिन्होंने के सिद्धांत दिए ऑफ रेटोरिक यानी भाषण कला के। हिज थियरी, उनका सिद्धांत, ऑफ रेटोरिक भाषण कला का, इज कंटेन्ड
वो निहित है इन हिज बुक, अब उनकी किताब न्याय सूत्र में। अब कुछ लीडिंग रेटोरिशियंस के नाम हैं, कुछ मुख्य रेटोरिशियंस के। सम ऑफ द लीडिंग ऑरेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ मुख्य वक्ता संसार के, हु यूज, जिन्होंने प्रयोग किया रेटोरिक, भाषण कला का, इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से, इन देयर पब्लिक स्पीचेस, अपने जनता के सामने दिए गए उपदेशों में, भाषणों में, वर, वो थे सिसरो, क्विंटिलियन, एडमंड बर्क, कौटिल्य, डेमोस्थीन्स, ब्रूटस। ब्रूटस का तो भाषण आपने उसमें जूलियस सीजर में पढ़ा होगा। और कबीर दास एंड रहीम दास आर ऑल्सो रिगार्डेड एज रेटोर्स, इनको भी, क्योंकि ये भी, इनके बात कहने का ढंग बड़ा ही प्रभावशाली है। आपने हिंदी साहित्य किसी के पास रहा हो तो उन्होंने पढ़ा होगा। वैसे भी कबीर दास और रहीम दास के दोहे तो हमारे घर घर में गाए ही जाते हैं, तो आप इनसे परिचित होंगे। इसके अलावा इतना तो ये हो ही गया मैटर। आप अपने आंसर को और भी बड़ा करना चाहें तो कुछ और रेटोरिकल डिवाइसेस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये अच्छा, जो एक वीडियो मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पे बनाया है, वहाँ रेटोरिकल क्वेश्चंस की भी बात की है और अलग से भी मैं करती रहती हूँ। तो रेटोरिकल क्वेश्चंस अक्सर कई बार आपको मिलते हैं, पोइट्री में मिलते हैं, प्रोज में भी मिलते हैं। तो वो आप हेडिंग डाल के कुछ रेटोरिकल डिवाइसेस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो रेटोरिक्स का पार्ट हैं। हाइपरबल है, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, या सिमिलीज का यूज़ करना, मेटाफर्स का यूज़ करना, तो ये सब रेटोरिक्स के पार्ट हैं। अपने भाषण को, अपने लेखन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए लेखक जो डिवाइसेस यूज़ करता है वो रेटोरिकल डिवाइसेस बन जाती हैं। ठीक है, तो आप इस आंसर को जितना बड़ा चाहे कर सकते हैं। अगर बहुत मान लीजिए MA लेवल पर जब आप लिखेंगे तो बड़ा ही आंसर लिखेंगे, इससे भी बड़ा लिखेंगे, तो वहाँ आप वो सारी डिवाइसेस जो कि पोइटिक डिवाइसेस या प्रोज डिवाइसेस हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आज का ये वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।